ऑल राइट जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड विच इज IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ये बड़ा छोटा सा सिंपल सा स्टैंडर्ड है, इसमें कोई खास मुश्किलात नहीं होंगी। मेजरली इट्स अबाउट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस को करनी होती हैं। नाउ हम इस वीडियो के अंदर और इस इनफैक्ट इस स्टैंडर्ड के अंदर हम कुछ बातें समझेंगे। मैंने जरा इसको यहाँ पे लिख दिया है। We'll talk about introduction, scope and definitions। हम बात करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से होते हैं। हर सेगमेंट को रिपोर्ट नहीं करना होता, ठीक है। तो वो कौन से स्टैंडर्ड हैं, किन मयारात की बुनियाद के ऊपर हम उनको रिपोर्ट करेंगे, क्या हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो कि स्टैंडर्ड की होती हैं और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि दरमियान में इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है। सो इस वीडियो के अंदर हम प्राइमरीली बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड डेफिनेशंस की, जिसके अंदर हम बात करेंगे विल टॉक अबाउट द कोर प्रिंसिपल कि वो कोर प्रिंसिपल कौन सा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने एक्चुअली रिपोर्ट करने सेगमेंट्स को। एंड हु नीड्स टू कंप्लाई टू दिस, हु नीड्स टू रिपोर्ट ऑल दीज सेगमेंट्स, किसने करना है जी, हु नीड्स टू रिपोर्ट, ठीक है। ये वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है रिक्वायरमेंट IFRS 8 की। और तीसरी बात जो हमने देखनी है वो हमने ये देखनी है कि व्हाई डू वी नीड टू डू, व्हाई डू वी नीड टू, यानी रेगुलेटर्स को जरूरत क्या पड़ी, ये हैसल पालने की जरूरत क्या है कि हम सेगमेंट रिपोर्टिंग करें, ठीक है। व्हाई डू वी नीड टू रिपोर्ट सेगमेंट्स और डू सेगमेंट रिपोर्टिंग एज पर IFRS 8। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कोर प्रिंसिपल फर्स्ट। कोर प्रिंसिपल क्या है? कोर प्रिंसिपल बेसिकली यह है कि जब हम सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो जिसके अंदर हो सकता है कि कंपनी में हैव अ सेगमेंट ऑफ लग्जरी कार्स, कंपनी में हैव अ सेगमेंट ऑफ फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल कार्स, कंपनी में हैव अ सेगमेंट ऑफ फॉर एग्जांपल सर्विसेज जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका अलग सेगमेंट हो सकता हो, या इसी तरह के बहुत सारे काम उसके हो सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो फिर लेट्स सपोज डेयरी प्रोडक्ट्स का एक अलग सेगमेंट बन सकता है, और फॉर एग्जांपल दूसरे और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का अलग बन सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली कंपनी है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अलग बन सकता है, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का अलग बन सकता है, या इस तरह की बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स आपके बन सकते हैं। सो अब हम यूजर्स को ये सेगमेंट रिपोर्टिंग करने के लिए हम ये क्या इसका मकसद, हम क्यों चाहते हैं, किस प्रिंसिपल की बुनियाद पर? बिकॉज यू वांट यूजर्स टू इवैल्यूएट the nature and financial effects of the businesses। and ये दो बातें हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यूजर्स क्या देखें, यूजर्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, ऑफ द बिजनेसेस, ठीक है, एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो जिस भी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। सो दे मस्ट हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जहां पे वो समझ सकें कि यार ये सेगमेंट इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए कैसे ऑपरेट कर रहा है। सो इसके अंदर हम आगे बात करेंगे इसकी कि हम किस तरीके से उनको एग्रीगेट कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सीमिंगली डिफरेंट सेगमेंट्स को एक साथ मिला सकते हैं अगर उनका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो सुटेबली सिमिलर हो। सो ये पहली बात हमने कर दी कोर प्रिंसिपल की। यू कैन ऑल्सो लुक एट पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 1 जो है उसके अंदर कोर प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है। इसको आप जरूर मार्क कर सकते हैं एंड रेफर कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड के अंदर। आई एम श्योर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड मौजूद हैं अभी जिस वक्त अभी आप सुन रहे हैं मेरी बात। सो अगर अब नहीं है तो भाई जरा खोल लें और आप उसको मार्क कर लें। यू वांट टू रीड दैट, यू रीड दैट, ठीक है। उसमें यह बात हो रही है नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ नेचर एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरी बात जो हमने करनी है, समझनी है, वो कौन सी है जी? दूसरी बात जो मैं समझे कि किन एंटिटीज के ऊपर ये इसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। देखें, सुन लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। वो कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर या तो आप सेपरेट FS जो है वो इशू करते हो, ठीक है, या फिर आप कंसोलिडेटेड FS इशू करते हो। दोनों सिचुएशंस के अंदर वो कहते हैं कि आपके अगर कोटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि जिनकी प्राइसेस कोट हो रही हैं फॉर एग्जांपल, एंड दे आर पब्लिकली ट्रेडेड, और पब्लिक ट्रेडिंग के अंदर जो है वो बेसिकली वो आए हुए हों। सो कोटेड इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं? कोटेड इंस्ट्रूमेंट्स को अगर मैं खोलना चाहूं, दे कुड बी डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे कुड बी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज वेल। तो आपको याद होगा 2010-9 या 9-10 की बात है, एंग्रो ने अपना एक डेट इंस्ट्रूमेंट रेज किया था 1 बिलियन रुपीज का, एंग्रो रुपया के नाम से, एंग्रो फर्टिलाइजर ने किया।
तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके ट्रेड होते हैं, सो कोटेड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई एंटिटी ऐसी है जो कि अपने किसी भी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को वो लिस्ट करवाती है इन टर्म्स ऑफ, तो या तो वो फाइल कर चुकी है और इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग में है, ठीक है। तो आपको याद होगा लिस्टिंग रेगुलेशन जो है वो ना सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर अप्लाई होती हैं बल्कि दोज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। सो प्रोसेस ऑफ फाइलिंग के अंदर भी हैं टू इशू एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये भी डेफिनेटली आपके पास अप्लाई होता है इन द केस ऑफ, तो उनको भी डेफिनेटली अप्लाई करना पड़ेगा IFRS 8। तो सेपरेट एफएसओ या कंसोलिडेटेड एफएसओ, अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो कि कोटेड इंस्ट्रूमेंट्स रखती है, फॉर एग्जांपल डेट इंस्ट्रूमेंट्स उसके कोट हो रहे हो या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कोट हो रहे हो, चाहे फॉरेन मार्केट में हो रहे हो चाहे पब्लिक मार्केट, देखें अब ये इंस्ट्रूमेंट्स की कोटेशन कहां पे हो रही हो, तो कोटेशन लेट सपोज कुड बी फॉर एग्जांपल इन द फॉरेन मार्केट, लेट सपोज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है, या फिर लेट सपोज लोकल कराची स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है। और ना सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपकी जो ट्रेडिंग हो रही हो वो पब्लिक ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी एक्सचेंज के अंदर ही जो है वो आपकी ट्रेडिंग हो रही हो, इट कुड बी ओवर द काउंटर मार्केट एज वेल। ये बेसिकली इसमें होता ये है कि ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर के आपके शेयर्स ट्रेड तो हो रहे होते हैं और ब्रोकर्स और ब्रोकरेज हाउसेज इसको बेसिकली ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो जनरली स्टॉक एज अ स्टॉक किसी एक्सचेंज में वो लिस्ट नहीं होते। सो ओवर द काउंटर के अंदर हो या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो, फॉरेन मार्केट हो या लोकल मार्केट हो, डेट हो या इक्विटी हो, तो बेसिकली वो क्या कहने का मतलब है, कोटेड हो, इंस्ट्रूमेंट हो, पब्लिकली ट्रेडेड हो, ठीक है, कहीं पर भी हो, किसी भी एक्सचेंज में हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर और या फिर वो लेट सपोज फाइलिंग कर चुका हो लिस्टिंग के लिए एज अ लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हो फॉर एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन दैट सिचुएशन उन तमाम एंटिटीज को ये IFRS 8 को अप्लाई करना है। नाउ अब ये IFRS 8 जो है ये अप्लाई हमें क्यों करना है, अगला सवाल जो हमारा है वो ये है कि व्हाई डू वी नीड टू अप्लाई IFRS 8। अब जरा सुन लीजिए इस बात को भी, ठीक है जी। IFRS 8 को अप्लाई इसलिए करना है, देखें होता ये है कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जो होती है, अच्छा ये भी जरा सुन लीजिए, ये जो हमने व्हाई डू वी हु नीड्स टू अप्लाई, इसको अगर आप देखेंगे अपने स्टैंडर्ड में और आप अपने सामने जरा रखिए, तो पैरा नंबर 2 जो है ना ये आपने पढ़ लेना है। इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बात कंप्लीटली मैंने समझा दी है, इसको आप पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं व्हाई डू वी नीड टू अप्लाई IFRS 8 एंड व्हाई डू वी नीड टू रिपोर्ट सेगमेंट्स, क्यों करना है भाई हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग, क्या जरूरत पड़ी है, हम अपनी IFRS तो देते ही हैं ऑलरेडी, उसके हिसाब IFRS के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाते ही हैं, तो फिर ये अलग से सेगमेंट रिपोर्टिंग की जरूरत क्यों है। देखें ये एक हमारे पास जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम ये इसके साथ साथ होता ये है कि कुछ हम मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी करते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इंटरनल होती है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है, परफॉर्मेंस गेज करने के लिए होती है, उसका पर्पस ये होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, यूजर्स को, बैंकर्स को, वेंडर्स को, इसके लिए होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि हो सकता है कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आमतौर पे अक्रूवल बेसिस पे बन रही होती है, और मतलब वो तो बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना जो कि कैश बेसिस पर भी बना सकती हैं, बट अक्रूवल बेसिस के ऊपर जनरली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर जरूरी नहीं है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर इट कुड बी कैश, इट कुड बी अक्रूवल, ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जो है वो मंथली होती है, ठीक है, और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्वार्टरली भी होती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एनुअल भी होती है, ठीक है। यहां पर भी तीनों चीजें होती हैं, मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, एनुअल भी होती है। और क्या डिफरेंस होता है, और डिफरेंस ये होता है कि अगर आप देखें कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन का डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये बेसिकली वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करता है जो कि IFRS बोलता है आपसे, बात सुनिए, और IFRS जो बोलेगा उसके हिसाब से करता है, वही आपके स्कोप में आता है, उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट करना होता है।
ये बेसिकली वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करता है जो कि परफॉर्मेंस को शो करते हैं। वो प्रोडक्ट हो, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, वो फॉर एग्जांपल वो रीजन हो, ठीक है, वो मार्जिन हो, ये तमाम तरह बातें वो शो करता है। तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस फोकस्ड होता है। अब होता ये है कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं यूजर्स को उनके हिसाब से, और मैनेजमेंट एक अलग अंदाज से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को देख रही होती है, तो एक दरमियान में एक गैप आ जाता है। उस गैप को, उस वॉइड को कम करना होता है। तो अभी IFRS 8 क्यों आ रहा है? IFRS 8 वो कौन सा गैप है जो बेसिकली IFRS 8 उसको फिल करने के लिए आ रहा है? IFRS 8 जो है वो, अगर आप देखें तो वो चाहता है कि यूजर्स को मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसी खास कोर इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि यूजर्स समझ सके कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है, मैनेजमेंट कैसे सोच रही है। तो बेसिकली IFRS 8 उस गैप को फिल करने के लिए आया है, और वो बेसिकली हेल्प करता है कि ये बताने में कि लेट सपोज अगर मुख्तलिफ तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं, तो उनको सेगमेंटाइज करके एक जगह पे क्लब करके तो उसका कंबाइंड इफेक्ट निकालने में आपको हेल्प करता है कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ डिफरेंट सेक्टर, combined effect of a different region, combined effect of a different similar type of products, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो combined effect निकालने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको हेल्प करता है, IFRS 8 के डिस्क्लोजर्स आपको हेल्प करते हैं कि आप, अगर मैनेजमेंट एक अंदाज से सोच रही है कि हमारा रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उसको रिकनसाइल करता है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेवेन्यू के साथ, सो बेसिकली वो एक रिकॉन भी देता है जो हम देखेंगे जब हम डिस्क्लोजर्स देखेंगे, तो कि आपको रिकॉन करता है कि डिफरेंट यानी वो एक्सपेंसेस जो कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर आ रहे हैं, वो एक्सपेंसेस जो कि रेवेन्यू जो कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर आ रहा है, और वो एक्सपेंसेस जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रहे हैं, ये कैसे, हाउ डू दे रिकनसाइल, ठीक है। तो इसको भी बेसिकली हेल्प करता है IFRS 8 के डिस्क्लोजर्स। इसके अलावा डेफिनेटली ये तो आपको पता ही है बात कि कौन से सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है और नहीं है, ये तो इसका बेसिकली पर्पस है ही कि वो आपको इसमें हेल्प करेगा। सो हमने इन वीडियोस के अंदर हमने ये बात समझी कि हमने विल टॉक अबाउट द कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल क्या है? हमने बात की कि किसके ऊपर IFRS 8 की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, और हमने किया कि हमने क्यों ये सेगमेंट रिपोर्टिंग की जरूरत पेश आती है। ये जो वाई वाला एलिमेंट है, ये बेसिकली हमारा जो रीजन है, ये उसके बारे में बात कर रहा है।